नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड मामले की सुनवाई अब चित्तौड़ कोर्ट में होगी। आरोपी के माता पिता की अपील के बाद हाईकोर्ट ने दिए आदेश। पूर्व चेयरमैन शिवजी के बयान के बाद मौजूदा जनप्रतिनिधियों के उड़े होश, बताई पार्टी में ही विभीषणों की कारगुजारी। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं सरकारी शिक्षक, बेवजह प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। और उदयपुर में न हो जाए भरतपुर जैसा हादसा, दर्जनों वाटिकाएं और मैरिज होम पूर्ण रूप से नहीं है सुरक्षित। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रुचिता केस के स्थानांतरित करने की। शहर के बहुचर्चित रुचिता जैन हत्याकांड मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट जोधपुर ने इस मामले को चित्तौड़ कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय दिया है। अब इस बहुचर्चित केस की ट्रायल और सुनवाई चित्तौड़ न्यायालय में होगी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर के अधिवक्ताओं ने आरोपी दिव्य कोठारी की पैरवी करने से मना कर दिया था, जिस पर आरोपी दिव्य कोठारी के परिजनों ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर इस केस को चित्तौड़ न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद मृतका रुचिता गुप्ता के पति केबी गुप्ता ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। केबी गुप्ता का कहना है कि इस केस के उदयपुर से बाहर होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, केस की ट्रायल और सुनवाई के दौरान उन्हें कई समय चित्तौड़ आना जाना रहेगा। इस वजह से उनके छोटे बच्चों को काफी परेशानी होगी। वहीं मृतका रुचिता के परिजनों की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र हिरण का कहना है कि केस ट्रांसफर से गवाहों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा इस वजह से मृतका रुचिता को मिलने वाले न्याय में देरी हो सकती है। मैं वहाँ अभी मैंने वहाँ फोटो छोड़ा था उनको, तो स्टार्टिंग में सारे वहाँ पहुँचेंगे तो हमें इतनी बार टाइम होना चाहिए। वो भी क्या पोर्टल उनको पड़ेगा कि हमारे पास एडवोकेट नहीं मिल रहा है, इसलिए हाईकोर्ट बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आर्टिकल 20 गिव्स अ राइट टू द एक्यूज। आज कोर्ट में पेशी थी और हम लोग उसको अटेंड करने के लिए आए थे, तो मुझे मालूम चला कि दिव्य कोठारी के थ्रू एक एप्लीकेशन मूव हुई थी। उसके आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने इस केस को उदयपुर से चित्तौड़ ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि मुझे अभी ही मालूम चला। अब इसमें सारे केस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि मेरे 8 साल के और 9 साल के बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कहाँ घूमता रहूँगा। माननीय न्यायालय ने शायद मेरे बारे में इस बारे में नहीं सोचा या क्या रहा, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो ये है कि मैं छोटे बच्चों को लेकर कहाँ घूमता रहूँ। आज उनको पालना पोसना, उनको नहलाना धुलाना, स्कूल में वो करना, आज जो 6 महीने में प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं अपने साथ, वो हर कोई नहीं देख सकता। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे बार जो उदयपुर जाना, वहाँ चित्तौड़ जाना पड़ेगा केस के लिए। उन बच्चों का क्या मैनेज होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं समझ सकता हूँ। आज 5 महीने निकल चुके हैं, अभी तक ना तो केस में केस रनिंग में आया है, ना कुछ हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है केस में होगा क्या। कोर्ट ने आपका पक्ष जानने की कोशिश की है इस मामले में? नहीं, मेरे को तो अभी आज मालूम चला है कि इस तरह का कोई हुआ है। अब कोर्ट ने किस आधार पर कैसे किया है तो माननीय न्यायालय समझ सकता, मैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके बारे में। रुचिता मर्डर केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं आज, वो ये हुए हैं कि माननीय हाईकोर्ट जोधपुर से एक ऑर्डर्स आए हैं जो कि एक याचिका एक्यूज़ ने फाइल की थी कि उनको उनकी पसंद का एडवोकेट नहीं मिल रहा है। तो आर्टिकल 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो एक राइट देता है एक्यूज़ को कि वो अपने पसंद का एडवोकेट कर सके। इसलिए उसकी एप्लीकेशन को सुनते हुए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि इस कोर्ट को उदयपुर से चित्तौड़ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसलिए जो मैटर है अब चित्तौड़ कोर्ट में चलेगा, तो उदयपुर से ट्रांसफ़र कर दिया गया है ये मैटर। कितना फर्क पड़ेगा इसके? लीगली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसके अंदर, मगर ये हो सकता है कि अगर थोड़ा डिले हो सकता है, जो कंप्लेनेंट है उसकी फैमिली को थोड़ी परेशानी हो सकती है, विटनेसेस को ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर कोर्ट चाहे तो इस ट्रायल को एक्सपीडिएट कर ले और जो न्याय है वो फटाफट मिल जाए कंप्लेनेंट को, क्योंकि काफ़ी परेशान हुए हैं वो। थोड़ी परेशानी उनको होगी, बट इन टर्म्स ऑफ जजमेंट, इन टर्म्स ऑफ
न्याय कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। पूर्व यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर सनाडे द्वारा गुरुवार को जारी किया गया बयान वायरल होने के बाद उदयपुर की बीजेपी में उथल-पुथल मच गई है। कई दिग्गज शुक्रवार को शिवजी से मिलने तक पहुंच गए। नाम नहीं बताने की शर्त पर उन दिग्गजों ने कहा कि शिवजी से इस तरह का बयान बुलवाया गया है जो हाल ही में पार्टी के कुछ लोगों द्वारा चलाए जा रहे मंच की कारस्तानी है। आपको बता दें कि शिवजी यूआईटी पुलिया प्रोजेक्ट को फिजूल खर्ची बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हैं। अफसरों और नेताओं पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए सनाडे ने शहर में जारी विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। भैरव सिंह शेखावत मंच की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत की पुण्यतिथि पर प्रस्तावित कार्यक्रम का निमंत्रण लेकर पहुंचे मांगीलाल जोशी और डॉक्टर विक्रम मेनारिया से बातचीत के दौरान कहे वीडियो में शिवजी ने कहा कि पुलिया निर्माण फिजूल खर्ची है। ऐसे कार्यों से जनता के रुपयों की बर्बादी हो रही है। बरसात में 8 से 10 दिन की समस्या के लिए इतना रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है और जिस तरह का निर्माण किया गया है वह भी बारिश के दिनों में सामने आ जाएगा। यूआईटी की पुलिया है। मैं पहले यहाँ का अध्यक्ष रह चुका हूँ, पूर्व अध्यक्ष ये नगर प्रन्यास का। मैं ये कहता हूँ कि ये व्यर्थ बनाई गई, क्योंकि कभी पानी आता है जब बरसात अच्छी होती है तो उस पुलिया पर बहता था, बाकी कभी बहता नहीं है। और 2, 4, 6 दिन या 10 दिन रह कर के पानी जब उतर जाता है तो इसका कोई उपयोग नहीं है मेरी दृष्टि से। इन लोगों की दृष्टि से उपयोग है, लेकिन ये जो डामरीकरण की बात आई कि वसुंधरा जी उद्घाटन करेंगे, केवल डामरीकरण होना बाकी है। मेरा ये कहना है कि ये डामरीकरण, डामर और पानी, इसका घोर विरोध है। जैसे ही पानी इसके नीचे जाएगा वो डामरीकरण ऊपर आ जाएगा। और यूआईटी का नहीं, इस नगर के लोगों का पैसा है और 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बताते हैं, तो 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। कि कोई काम करो तो परिवार की ताकत अगर उसको नहीं मिलेगी तो काम कैसे खड़ा हो सकता है। और इसलिए हम उस समय सारे ट्रस्टी मिल कर के, सारे एम्प्लॉयज़ मिल कर के बहुत थोड़े समय में हमने महाराणा प्रताप खेल गांव खड़ा कर दी। बहुत बड़ी योजनाएं उसकी। और आज वसुंधरा राजे की माँ के नाम पर जो वह इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस कर सकें लोग, हॉल बना रहे थे, वो इतने वर्षों से कम उससे 7-8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो सब खंडर हो रहा है। और आज किसी को वो देखने की फुर्सत नहीं। हमारी जो योजना थी, हमने कहा बच्चे आएंगे, बाहर से खिलाड़ी आएंगे, यहाँ जो सामुदायिक भवन बना रहे हो इतना बड़ा बनाओ और ऊपर कमरे निकालो, लोग रह सकें। वो यूथ हॉस्टल हमारे अंडर में नहीं है। मैंने कहा इस यूथ हॉस्टल को अच्छा बनाओ ताकि इसमें खिलाड़ी आवें, ठहरें, अपने बच्चे आवें और वो आनंद पाएं। उसमें स्विमिंग उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की ओर से निर्मित यूआईटी की पुलिया अब यहां आने वाले पर्यटकों और शहरवासियों के लिए पूरी तरह बनकर तैयार है। करीब 3 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनाई गई इस पुलिया का लोकार्पण प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों से होना है। इस पुलिया के निर्णय से शहरवासियों को बारिश के दिनों में होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। गौरतलब है कि बारिश के सीजन के दौरान पिछला झील के ओवरफ्लो होने से स्वरूप सागर के गेट खोले जाते हैं और फतेह सागर झील की जब चादर चल जाती है। इस दौरान ओवरफ्लो का पानी यूआईटी की
पुलिया के ऊपर से गुजरता था। यही नहीं, इस वजह से कई दिनों तक यूआईटी पुलिया के ऊपर से लोगों का आवागमन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया जाता था। इन सभी कारणों को देखते हुए यूआईटी ने इस पुलिया के निर्माण के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। फिलहाल पुलिया पूरी तरीके से बनकर तैयार है और यूआईटी सीएम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुख्य सेवक ने जल्दी समय दे दिया और सब कुछ मुहूर्त अनुरूप रहा तो इसी माह यह पुलिया खासो आम के लिए खोल दी जाएगी। यूआईटी द्वारा निर्मित पुलिया का शुभारंभ बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं और करीब 3 करोड़ 47 लाख रुपए इस पर लागत आई है। 45.80 मीटर इसकी लंबाई है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है। मैं सोचता हूँ शहरवासियों के लिए इस पुलिया के निर्माण से पिछले 1 वर्ष जो कठिनाई का अनुभव कर रहे थे उससे उनको राहत मिलेगी और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के अंदर इस पुलिया पर कई बार आवागमन बंद हो जाता था, उस दृष्टि को आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर किसी प्रकार के जब जल प्लावन की स्थिति बनती थी तो कई लोगों को कठिनाई आती थी। इस समस्या के निदान के लिए हमने इस पुलिया का निर्माण करवा लिया और बहुत शीघ्र हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ ही साथ स्वरूप सागर के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर जो झरना चलता है और उस झरने को प्राकृतिक बहाव के रूप में हम किस प्रकार एक चैनल के रूप में हीरो होंडा का जो अपना शोरूम है घुमाने वाले नाले तक हमने एक चैनल का निर्माण करवाया है और उस निर्माण पर करीब 77 लाख रुपए का लागत आई है, जो कि 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर जो गहरी इसके अंदर है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का स्वप्न इस आयड नदी को सुधारने के बारे में कई बार प्रयत्न हुए हैं और इसका शुभारंभ नगर विकास प्रन्यास द्वारा पिछले 9 माह पूर्व इसमें किया गया है और अब तक जिस प्रकार की कार्य प्रगति नज़र आ रही है, जो भी गंदा पानी इस नाले के अंदर आता था इस घुमाने वाले में, तो उसको रोकने के लिए हमने दोनों और गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण करवाया है और उसमें 2 चरणों में इस कार्य को हमने संपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। एक पहले चरण के अंदर करीबन 65 लाख रुपए की लागत जो ड्रेन के निर्माण में आई है और दूसरे चरण में यूआईटी जो पुलिया है, पुलिया से लगाकर घुमाने वाले नाले तक पुलिया तक, यहाँ पर करीबन 77 लाख रुपए इसके निर्माण में आएंगे और अभी कार्य ये चल रहा है। जिस प्रकार का एक सोच आयड नदी के बारे में है कि यह आयड नदी सदा नीरा के रूप में बहती रहे, तो यही प्रयास किया कि स्वरूप सागर से जो ओवरफ्लो होता है और उस स्वच्छ पानी को हम यूआईटी की पुलिया के यहाँ से लगाकर आगे तक इसको प्रभावित करेंगे। दोनों ओर जो अपनी ड्रेन बनी हुई है, जिस प्रकार की इसके अंदर एक सोच है कि इसको समतल कराकर सुबह शाम लोग यहाँ घूम भी सकें। यहाँ पर वर्षा ऋतु को छोड़कर बाद में यहाँ पर फूलदार पौधे भी लगाएंगे ताकि यह जो नाला एक सुंदर नहर के रूप में नज़र आवे। इस प्रकार का प्रयास नगर विकास प्रन्यास ने किया है और यह कार्य भी जून माह में यह जो ड्रेन बनकर तैयार हो जाएगी और 77 लाख रुपए से लाख की लागत से जो चैनल है वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और नगर विकास प्रन्यास शहर को अन्य सौगातें भी देने जा रहा है और इस कड़ी में सबसे पहले इस पुलिया का लोकार्पण हम बहुत शीघ्र करने वाले हैं। शायद करीबन 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के बाद हम इसका लोकार्पण कर देंगे। प्रयास ये कर रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि यहाँ पर जो हमारा पासपोर्ट कार्यालय है काफ़ी लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा की जा रही है और ये यहाँ पधारती हैं, तो उनके कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम को हम संपादित करेंगे ताकि समय पर इसका कार्य जो लगभग 90-95% कार्य पूरा हो चुका है और अब केवल मात्र डामर का कार्य बाकी है और 1-2 दिन का कार्य शेष है, तो ये शहरवासियों के लिए एक अच्छी सौगात सिद्ध होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में शहर की सबसे अग्रणी संस्थान राजस्थान विद्यापीठ में अब प्रदेश के पहले बीवोक कोर्स में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। भारत की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा संस्थानिक प्रबंधन कंपनी स्किल इंक के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के प्रतापनगर परिसर में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। इससे पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर क्षेत्र में उपस्थित क्षमताओं तथा रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए इस सत्र में हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट में बीवोक के त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स को प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। जो सेक्शन है हमारा, ये बेसिकली हॉस्पिटलिटी और बैंकिंग का सेक्शन है। देखिए, अपना होटल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें एक्चुअल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। तो इसलिए कंप्लीट एक होटल के रूम का ही हमने यहाँ पर कंप्लीट अरेंजमेंट किया है, जिसके अंदर रेगुलर वो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय सत्र 2017-18 से स्किल बेस्ड प्रोग्राम शुरू कर रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत 10 लेवल दिए गए हैं, लेवल 1 से लेवल 10 तक। हम अभी फ़िलहाल लेवल 4, 5, 6 और 7 शुरू कर रहे हैं। लेवल 7 जो है वो एक तरह से बैचलर डिग्री हम प्रोवाइड करेंगे, ग्रेजुएशन होगा। लेवल 9th उसमें पीजी डिग्री होती है और लेवल 10th पीएचडी होती है। तो एमएचआरडी ने पूरे सिस्टम को, क्योंकि शिक्षा में जो अभी वर्तमान में डिमांड है, वो डिमांड ये है कि किस तरह से हमारे जो युवा हैं उन युवाओं को हम रोज़गार दें। वो रोज़गार तभी मिलेगा कि जब तक कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो रोज़गार मूलक न हो, यानी कि वो एक तरह से उनकी कुछ हुनर हो। और जब तक हम हमारे विद्यार्थी को हुनर नहीं सिखाएंगे तो वो अपने आप को कहीं भी प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसी के तहत हमने पूरा एक कोलैबोरेशन में एक सिस्टम शुरू किया है, जिस पे हम बैंकिंग सिस्टम में, हमारा इलेक्ट्रिकल्स, हमारा मैकेनिकल और होटल मैनेजमेंट, इन 4 क्षेत्रों में फ़िलहाल हम एक रोज़गार मूलक जिसको हम स्किल बेस्ड सिस्टम बोल रहे हैं शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का स्वरूप समय समय पर डिमांड के अनुसार बदला है। शिक्षा आज़ादी के पहले के 100 सालों की शिक्षा पद्धति एक अलग तरह का सिस्टम था। आज़ादी के बाद का सिस्टम अलग बना और आज़ादी के 60 साल के बाद एकदम शिक्षा के क्षेत्र में एक जागृति आई और युवाओं में डिमांड होने लगी कि हम एक ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि जिसके माध्यम से हम पढ़ लिख कर केवल एक टाई और सूट बूट में खड़े नहीं हो, हम कहीं भी जाए हमें रोज़गार मिले, हमें जीविका मिले, आजीविका मिले। और इसी के तहत वर्तमान में जो हमारी सरकार चल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मेक इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्किल बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। और एमएचआरडी ने पिछले 5 वर्षों में ऐसे उन्होंने जो अपना नेशनल फ्रेमवर्क के माध्यम से ऐसे बहुत से सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस किए, वर्कशॉप किए और उसके तहत उन्होंने बहुत ही निष्णात लोगों के माध्यम से स्किल जिसको हम लेवल बोल रहे हैं, लेवल 1 से लेवल 10 तक का पूरा एक प्रोग्राम बनाया। और वो कम से कम आज 400 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर ये पूरा चल रहा है। और हम फिलहाल उसमें 4 लेवल लेके इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूरा 100% विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसमें रोज़गार 100% पूरा जो भी विद्यार्थी उनको मिलेगा और कम से कम 18 से 25 हज़ार के बीच की उनको सैलरी मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमारा जो ये दक्षिण राजस्थान बहुत ही एक आदिवासी क्षेत्र है, या बहुत ही एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम या कह सकते हैं कि एक जागरूकता का थोड़ा सा अभाव है, वहाँ इस तरह से प्रोग्राम शुरू करना और हमारा विश्वविद्यालय पहली बार इस तरह से प्रोग्राम शुरू कर रहा है, तो ये बहुत ही एक
इस क्षेत्र के मील का पत्थर साबित होगा। उदयसागर झील को राजस्थान झील संरक्षण एवं प्राधिकरण के अंतर्गत लिए जाने के बाद आसपास के गांव में रहने वाले लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाल ही राजधानी में हुई प्राधिकरण की बैठक में उदयसागर झील को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत झील के विकास के साथ साथ इसकी भराव क्षमता निर्धारित की गई थी। फिलहाल उदयसागर झील की भराव क्षमता 24 फीट है, जिसे बैठक में उच्च अधिकारियों ने 10 फीट बढ़ाकर 34 फीट कर दिया था। इस फैसले के बाद उदयसागर के पास 8 गांवों के लोग डूबत क्षेत्र में आने से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस फैसले पर एक बार फिर से मंथन करने की अपील लिए शुक्रवार को एक प्रतिनिधि मंडल मंजीत सिंह से मिलने राजधानी पहुंचा। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद स्वायत्त शासन विभाग के प्रिंसिपल ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह जल्द ही मुख्य सेवक वसुंधरा राजे से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के साथ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद थे। बेटे ले लिए मगर उन किसानों की जो डेटा आपको देखने को आपका 12 के सीरीज की और ट्रीटमेंट प्लांट की क्या पोजीशन है लैंड की। हाँ, गर्मी की छुट्टियों में शिक्षक काम नहीं करना चाहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। वैसे भी साल भर में यह शिक्षक अपने विभिन्न बैनरों तले जिला कलेक्ट्रेट पर कई बार पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। कई बार यह प्रदर्शन वेतन विसंगतियों को लेकर होता है, कई बार अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने के लिए होता है। तब तक तो ठीक है, लेकिन इस बार तो इन शिक्षकों का हठ विरोध सामने आ रहा है। ये शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की तरह ही अवकाश पर ही रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो सबसे ज्यादा अवकाश का लाभ उठाता है। उसके बाद भी इस तरह का प्रदर्शन कहां तक उचित है। खैर, आपको बता दें कि शुक्रवार को क्या हुआ। राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए आवासीय शिविरों के आदेश के बाद शिक्षकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में विभिन्न शिक्षकों ने इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से संघर्ष समिति बनाकर सरकार के आदेश का विरोध करने का निर्णय किया है। फतेह स्कूल में हुई बैठक में 7 शिक्षक संगठनों के सदस्यों ने एकजुट होकर सरकार के आवासीय शिविरों के आदेश के विरोध में आवाज को बुलंद किया और साफ किया कि तत्कालीन सरकारों ने पूर्व में भी इस तरह के आदेश जारी कर आवासीय शिविरों के आयोजन करने का निर्णय लिया था, जो कि पूर्ण रूप से फेल रहे थे। ऐसे में आवासीय शिविरों को बंद का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब फिर से सरकार इस तरह के आदेश जारी कर शिक्षकों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। शिविरों में सुबह से शाम तक प्रशिक्षण होता है, ऐसे में वहां रात रुकने का कोई औचित्य नहीं है। केवल एकजुट होकर चाहे किसी भी संगठन का हो, उससे कोई अर्थ नहीं है। हम सभी ये माने सर्वोपरि है कि हम शिक्षक के जरिए कि आप इस तरह के उल्लंघन जो सरकार जैसे आदेश 5 मिनट लाइट पर हो जाए क्या अलग, और हमारे जो भी शिक्षक बंधु है बहना है वो कितनी परेशान हो रही है। धन्यवाद अभिनंदन जी का। देखिए, हमारे बीच में पूरे उदयपुर ज़िले के जो 7 संगठन हैं सक्रिय है, उनकी मीटिंग हो रही है और हमने जो मीटिंग के अंदर महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है आज कि हमारी जो 15 तारीख से सीसी के तहत पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे आवासीय ट्रेनिंग हो रही है, उसमें हम इस गर्मी के अंदर इस महिलाओं को सुरक्षा की सुविधा नहीं है, ब्लॉक स्तर पे लाइट की कटौती हो रही है, उसके अलावा वहाँ शौचालय नहीं है, मूत्रालय नहीं है। इन सब चीज़ का हम विरोध करने के लिए हमने आज सभी संगठन ने मिलकर एक सामूहिक निर्णय लिया है कि 15 तारीख से जो सीसी की आवासीय ट्रेनिंग हो रही है उसका हम बहिष्कार करेंगे और सारे लोग, सारे संभागी मिलकर जो डाइट है हमारा उदयपुर, उसके अंदर जाएंगे और 10 से 5 अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे और वहीं पर ट्रेनिंग लेंगे। अगर भविष्य में इन आवासीय ट्रेनिंग को बंद नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में जो उदयपुर के 7 संगठन हैं, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ, प्रगतिशील, एकीकृत, शारीरिक शिक्षक संघ, उसके अलावा प्रबोधक संघ, राधा कृष्ण और अम्बेडकर, हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। वर्तमान में राजस्थान की सरकार और शिक्षा विभाग ने जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, विशेष तौर से शिक्षकों के जो आवासीय कैंप अभी जो चलने शुरू हो गए हैं, सरकार इस बात पर आमादा है कि चाहे कुछ भी हो, शिक्षक को हम आवासीय कैंपों के माध्यम से ट्रेनिंग कराएंगे। हमारा इसमें स्पष्ट कहना है कि क्या राजस्थान के अंदर ट्रेनिंग आवासीय कैंपों के द्वारा ही की जा सकती है। पूर्व में भी आज दिन तक जब से ये ट्रेनिंग शुरू हुई 2000, उससे पहले लोक जुम्बिश की, तो उस समय भी आवासीय कैंप हुआ करते थे, लेकिन आवासीय कैंप उस समय फेलियर रहे, इसलिए सरकार ने फिर आवासीय कैंप को हटाकर गैर आवासीय किए थे। तो हमारा आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये आवासीय कैंप
की जिद पर जो आप अड़े हुए हैं, आप उसको गैर अवश्य में करें, अन्यथा राजस्थान का शिक्षक, सभी शिक्षक लामबंद हो गया है और इसके जो परिणाम होंगे वो राजस्थान के अंदर और शिक्षा विभाग के लिए अच्छे नहीं होंगे। मेरा आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन है कि इन आवश्यक कैंपों को गैर आवश्यक कैंपों में किया जाए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन की राह पकड़ेगा। मुख्य सेवक जन कल्याण शिविर के अंतर्गत गुरुवार को निगम की ओर से दूसरे दिन विद्या भवन स्कूल में वार्ड 1, 3 और 55 में सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। आपको बता दें कि यह शिविर पूरे प्रदेश में आगामी 2 महीनों तक विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, लेकिन दूसरे ही दिन निगम की पोल खुलती दिखाई दी। जब इस तरह के शिविर के लिए पूर्व से तैयारियां की जानी चाहिए थी, जो यहां होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शिविर में आने वाले लाभार्थियों को जो पट्टे दिए जा रहे थे उन पर नगर परिषद लिखा हुआ था, जबकि परिषद को निगम बने हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में परिषद लिखे हुए आवेदन पत्र जनता को देने से साफ होता है कि जिम्मेदार लोग अपने कार्य के प्रति कितने गंभीर हैं। जब वार्ड 1 के पार्षद अतुल चंडालिया से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने गलती स्वीकारने के बजाय बड़ी चतुराई से जवाब दे दिया कि नए आवेदन आने में देर लग रही थी और जनता को परेशानी न हो उसके लिए पुराने फॉर्म भी वितरित कर दिए गए। वैसे चंडालिया ने तो इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए सफाई दे दी, लेकिन अहम सवाल तो यह है कि इतने दिनों तक निगम कुंभकर्णी नींद कैसे सोया हुआ था। कुछ समय जब फॉर्म खत्म हुए रात दिन में 2 या 3 बजे के आसपास, तो कुछ पत्र नगर परिषद जो लिखा हुआ था वो मंगाया, कुछ हमने काट के भी हमारे अधिकारियों ने दिए, पर हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो निगम लिखना भूल के परिषद काटना भूल गए होंगे। वापस आज सुबह नए फार्म सब छप के आ गए और बहुत अच्छी क्वांटिटी में। अभी हम किसी को भी परिषद लिखा हुआ कागज नहीं दे रहे। ये मानवीय गलती है या यूँ समझे कि संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो पुराने फार्म थे वो कुछ समय के लिए नए फार्म हमें मंगाने पड़े। जयपुर के एक अस्पताल में इंडिया न्यूज की टीम के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना ने पूरे प्रदेश के पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुई इस तरह की निंदनीय घटना की पत्रकार जगत में चौतरफा कड़ी निंदा हो रही है। इस कड़ी में इस घटना के विरोध में जयपुर में लेक सिटी प्रेस क्लब के पत्रकारों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी तादाद में मौजूद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रफीक एम पठान ने साफ किया कि पत्रकार समाज का एक अभिन्न अंग होता है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। ऐसे में पत्रकारों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पठान ने कहा कि सरकार जल्द इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, साथ ही इस तरह का प्रबंध करे कि आगे प्रदेश में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जयपुर में जो इंडिया टीम की पत्रकारों के साथ चिकित्सकों द्वारा मारपीट की गई है, उसके लिए लेक सिटी प्रेस क्लब ऐसे कृत्यों की निंदा करता है और इस संदर्भ में आज लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि उन दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र के ये चौथे स्तंभ की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है, वो अपने को पूरा उनका जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो, इस संदर्भ में वह ऐसे कोई कदम उठाए जिससे कि वापस ऐसा कोई दुस्साहस न कर पाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स।
नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। Shagun International Club Indo-Western Cultural Exhibition. Shagun 2017 Exhibition cum Sale. Date 12th to 14th May 2017. Time 10 AM to 10 PM. Mangalam Palace. Save the date for the most exciting shopping festival. Exhibition at USA, Mauritius, Singapore, Dubai, South Africa and many more. Designer and Jodhpuri sarees. Designer kurtis. Traditional and western wear. Traditional and contemporary jewelry.
accessories, homemade chocolates, photography studio, western clothing, designer outfit and jewelry on rent, gold and silver plated gift products, luxurious bathing and skin care products, shoe laundry, mukhwas, cosmetic brands and products, handicraft products, real gold and diamond jewelry, interior and home decor, beauty and makeover studio, Vastu consultancy, food court with delicious cuisines, crockery and kitchenwares, and many more brands and products under one roof. Shagun International Club, Mangalam Palace near Shiv Kesar Garden, Shobhapura, Udaipur. Contact organizer Mrs. Seema Bhandari 97847 01979 98290 42531 और 79767 92454। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य सेवक शहरी जन कल्याण शिविर के अंतर्गत गुरुवार को दूसरे दिन भी उदयपुर के वार्ड 1, 3 और 55 के वार्डवासी लाभार्थी बने। इस दौरान मनोहरपुरा क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत ही पट्टे देने की मांग को तो निगम ने नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि कच्ची बस्ती में रहने वालों को स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं। देवाली के विद्या भवन स्कूल में आयोजित किए गए शिविर में तीनों ही वार्डों के पार्षद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वार्ड 1 के पार्षद और मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया ने बताया कि 2 दिनों में करीब 1000 आवेदन स्टेट ग्रांट और कच्ची बस्ती के पट्टों के लिए प्राप्त हुए हैं। वार्ड 1 की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर सीवरेज की इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा ध्येय सबसे पहले इस वार्ड को ODF घोषित करना है। यह वार्ड गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने गोद भी ले रखा है, इसलिए सबसे पहले इस वार्ड को खुले में शौच मुक्त करना है। आज भी जनता बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आई, लगभग 300-350 फार्म अभी हम 1 बजे तक अपन लोग वितरित कर चुके हैं। अब लोगों में थोड़ा सा गाइडलाइन को लेकर, अधिकारियों को भी गाइडलाइन को लेकर थोड़ा सा स्थिति ऐसी है कि भाई इसके अंदर क्या कागज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसमें जो मूल रूप से हमारे जो समस्या आ रही है वो समस्या ये है कि भाई आगे से आगे 100 रुपये के स्टाम्प पे जो हमारे बिक्री हुई, अब क्या है कि जैसे 2004 के ऊपर के कागज़ मांगे, उस जमाने के 2004 के जो कागज़ थे वो नाम तो किसी का है और उसके बाद खरीदारी किसी आदमी ने करी है, तो लिस्ट में नाम किसी दूसरे आदमी का है और आज रह कौन रहा है, दूसरा आदमी। तो मेन तकलीफ हमें ये आ रही है, तो उसके लिए भी हम कमिश्नर साहब से वार्ता करेंगे। मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर मिला के अभी तक 1000 आवेदन स्टेट ग्रांट के पट्टों के और ये कच्ची बस्ती के इतने आवेदन शायद हमारे पास आ गए। सीवरेज तो अभी वार्ड नंबर 3 में हमारा जो हो ही रहा है, तो काम चालू होने वाला ही है। वार्ड नंबर 1 की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अभी सीवरेज हमारे इधर सबसे पहले ज़रूरी काम है हमारा ODF कराना, क्योंकि अगर मेरा वार्ड जो जहाँ से मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ, तो ODF की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मेरे वार्ड से ही होने वाली है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का जो चलता है ग्राम विकास योजना, और जो माननीय गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री राजस्थान सरकार और विधायक जी ने वार्ड 1 को गोद भी ले रखा है। तो मेरे यही है कि कल हमने फार्म यहाँ पे भी बहुत सारे जमा किए थे शौचालय के, तो जल्दी से जल्दी हम इस वार्ड को ODF भी घोषित करें। भरतपुर में बुधवार रात मातम में बदली शादी की खुशियों ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। भरतपुर के एक मैरिज होम की दीवार तेज आंधी से गिर गई। इस हादसे में लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे में पूरी गलती मैरिज होम की सामने आई, क्योंकि सिर्फ आंधी चलने से दीवार का ढह जाना साबित करता है कि इस मैरिज होम की दीवार को बनाने में किस तरह का मटेरियल का उपयोग किया गया हो। वहीं सबसे बड़ी कार्रवाई तो निगम और उन तथाकथित कर्मचारियों पर करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे मैरिज गार्डन और मैरिज होम को स्वीकृति दी है जो सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मापदंड नहीं रखते हों। इसी कड़ी में झीलों की नगरी उदयपुर की भी जांच में सामने आया है कि निगम और UIT क्षेत्र में आने वाले 177 मैरिज गार्डन और मैरिज होम रजिस्टर्ड है, लेकिन सुरक्षा के मायनों में यहाँ भी वह सारी चीजें मौजूद नहीं है जिनमें अचानक विपदा आने पर निपटा जा सके। हालांकि इनके अलावा भी शहर के अभी भी कई अवैध वाटिकाएं संचालित की जा रही हैं, जिनको
निगम से स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन संचालनकर्ताओं और तथाकथितों की गठजोड़ से यहां पर सब कुछ चल रहा है। भरतपुर में हुए हादसे के बाद भी अगर नगर निगम नहीं चेता तो यहां पर इस तरह का हादसा कभी भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारे पास केवल नगर निगम सीमा क्षेत्र में वाटिकाएं थी और वही संचालित हम कर सकते थे, उन्हें लाइसेंस हम दे सकते थे। परंतु अभी डीएलबी का नया ऑर्डर हमारे पास कुछ दिन पहले ही आया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो यूआईटी नगर विकास प्रन्यास पैराफेरी में जितने गांव आते हैं उनको भी वाटिका संचालन के लिए, होटल संचालन के लिए वह सारी की सारी स्वीकृति नगर निगम देगा। और इसलिए एक बड़ी सूची हमारे पास आ गई है। आज जितने पैराफेरी में वाटिकाएं चल रही है उन सब का हम अभी सर्वे नहीं कर पाए हैं, परंतु गत वर्ष भी एक दृढ़ रूख या कहते हैं कि स्ट्रिक्ट रहते हुए हमने एक सप्ताह में लगभग 3 लाख रुपए अवैध वाटिकाओं से जुर्माने के रूप में वसूले थे। अभी भी लगातार जहां भी सूचना आती है वहां पर अगर वह वैध नहीं है वाटिका, उन्हें लाइसेंस नहीं है, तो उनको पहले 10,000 रुपये हम जुर्माना लेते थे, वे एक बार में 50,000 रुपये हम जुर्माना ले रहे हैं। और लगातार 3 बार वह गलती करता है तो चौथी बार हमें उन्हें सीज कर देते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चालू है। एक वैध वाटिका के लिए क्या मापदंड है? वही कि उनका टाइटल खुद का होना चाहिए, वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी के लिए व्यवस्थित रास्ता होना चाहिए, जो उसकी कुल ज़मीन है उसका 30% पार्किंग प्लेस होना चाहिए, वहाँ फायर की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रकरण उसमें है लगभग सब वह होने के पश्चात ही हम उन्हें स्वीकृति देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर गुरुवार को जीबीएच ग्रुप के तीनों हॉस्पिटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा ने बताया कि नर्सेज डे पर जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और सप्ताह पर हुई विविध प्रतियोगिताओं के पारितोषिक दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत ईश वंदना से हुई। इसके बाद नर्सेज विद्या रेगर, पूनम ओझा, मीनाक्षी उत्तम, हिमांशुद कांता सुथार, विनोद और डॉक्टर ममता रूबीना ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। अंकित ने कविता वाचन किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डीन डॉक्टर एस.के. कौशिक, जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आर.एस. नैनावती, डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि जैन, फाइनेंस डायरेक्टर नितिन पोरवाल, निखिल जैन और डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राकेश अरोड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एचआर के असिस्टेंट मैनेजर वंदना शर्मा ने किया। इधर जीबीएच जनरल एवं जीबीएच मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में भी नर्सेज ने रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। तो आप जिस तरह माँ अपने बच्चे की देखभाल करके और उसको लालन पालन करके बड़ा, तो एक शपथ ये लेनी ही पड़ेगी कि जो भी काम करेंगे हम बहुत निष्ठा और बहुत एक रिवाज होता है उसको निभाएंगे। नर्सेज डे पर मैं आज सभी नर्सिंग कर्मियों को, साथियों को बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि 12 मई सन 1820 को नाइटिंगेल मैडम का जन्म हुआ था और उन्होंने जो मानवता की सेवा की, स्पेशली जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसके अंदर वो अपनी लालटेन लेके जाती थी
और जो घायल सैनिक थे उनकी सेवाओं से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। वो एक बहुत संपन्न घराने की थी, लेकिन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर बिना किसी रिटर्न के, न तो वो जो सोल्जर्स थे उनके रिश्तेदार थे, न नोन थे, न उनसे कोई रिटर्न लेना था, लेकिन उनका जो सेवा भाव थी, सेवा सुश्रुतता थी और उनका एक सोच था मानवता के लिए सेवा करना, ये एक बहुत पुण्य का कार्य था, बहुत बड़ा कार्य था, जिसके कारण वो अमर हो गई। और मैं चाहता हूँ मेरे जो नर्सिंग भाई बहन हैं वो भी इसी तरह के भाव से मानवता की सेवा करते रहें और उनके आदर्शों पर चलते रहें, ताकि उनका जो स्थान है आज समाज में सर्वोच्च है वो वहीं बना रहे और हम मानवता की अच्छी सेवा करते रहें। नर्सेस डे के उपलक्ष्य में उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भी नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा सामूहिक रूप से हॉस्पिटल में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नर्सिंग हॉस्टल में आयोजित सम्मान समारोह में 30 से ज्यादा नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DP सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय जोशी सहित सभी यूनिट के HOD मौजूद रहे। नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हेमंत आमिटा ने बताया कि देश भर में नर्सिंग डे पर नर्सिंग कर्मियों की एकता के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि एकता के साथ नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहित कर उनमें सेवा की भावनाओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। निश्चय किया वह अपना पूरा दिन नर्सिंग की किताबें पढ़ने व लोगों की सेवा अध्ययन के लिए चली गई। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अस्पताल में नौकरी कर ली। फ्लोरेंस नोट्स ऑन नर्सिंग, नोट्स ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द हेल्थ, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, स्कूल ऑफ नर्सिंग और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वाधान में हम 12 मई नर्सेज दिवस मनाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में हमने सवेरे हमारे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक महोदय विनय जी जोशी के सानिध्य में और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और चिकित्सालय परिसर में सफाई की गई, जो कि नरेंद्र जी मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनके कहे अनुसार हमने एक सफाई अभियान चलाया। दूसरे चरण में हम नर्सेज दिवस जो मना रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं और इसमें हमारे चिकित्सालय के लगभग 15 कर्मचारी जो कि उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया जा रहा है। शगुन इंटरनेशनल इंडो वेस्टर्न कल्चरल शगुन एक्सपो द्वारा शुक्रवार को एग्जीबिशन लगाई गई, जहां पर एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इस एग्जीबिशन में पंजाब की साड़ियां और डिजाइनर साड़ी, कुर्ती, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, किड्सवियर, जूते सहित कई अन्य लेडीज आइटम उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि यह एग्जीबिशन शोभागपुरा स्थित सोफिट रोड पर मंगलम पैलेस में लगी हुई है, जो आगामी 3 दिन तक चलेगी, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा। नहीं आता है, नॉट एसेंशियल कि हाँ सब चीज़ फ्यूजन में अच्छी, सही बात है। सभी एग्जीबिटर्स का निवेदन है कि जल्दी इनोवेशन के लिए और दूध प्रजनन के लिए। हम लोग उदयपुर के हैं, बट हमने जो पूरा कलेक्शन लिया है वो ऑल ओवर पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ और ये हमने पूरा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कवर किया है। अरे ये राजपूती पोशाकें जोधपुर की, पंजाब का लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर का जो प्रॉपर हैंडवीव काम होता है वो है, स्टिच्ड मटेरियल से दिल्ली का मटेरियल है, तो वैरायटी ऑल ओवर इंडिया एक तरह से जैसे कवर करने की कोशिश की है। उदयपुर में एक नया है आपके लिए? हाँ, उदयपुर में हमारा नया है और हमने अभी जस्ट। मैं हाउसवाइफ थी पहले, लेकिन मेरे को शौक था यहाँ पे इस तरह से एग्जीबिशन देखने में। हर बार आती थी, हर जगह एग्जीबिशन लगती रहती थी, तो मुझे लगता था मैं भी एक बार शौक लगाऊँ और मैंने अभी 2016 में जैनम लगाया था। तो मैं शगुन से भी जुड़ी और मैं हर बार शगुन के साथ में जुड़ती हूँ और एग्जीबिशन में आती हूँ और बेडशीट, डिज़ाइनर बेडशीट का मेरा काम है। मैं अपने आप मैन्युफैक्चर करती हूँ, तरह तरह की बेडशीट डिज़ाइन करती हूँ, कुशन्स डिज़ाइन करती हूँ और दहर 9x9 बेडशीट डिज़ाइन करती हूँ और तरह तरह का छोटा बड़ा तरह तरह का कुशन्स भी। शगुन सेवा संस्थान है, महिला जो घर में रह के महिलाएँ काम करती हैं
उनके लिए थोड़ा सा हमारा प्रयास है कि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिले और वो लोग थोड़ा सा लाइमलाइट में आएँ और अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो हम लोग पिछले 1 साल से एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि इसी के साथ साथ हम लोगों का कुछ चैरिटी और ये भी प्रोग्राम चलते रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। कितनी महिलाएं अभी तक आपके साथ जुड़ी हुई हैं? अभी तो महिलाएं तो हमारे पास में 500 से लेके 600 महिलाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। और इसके अलावा कुछ और टारगेट रहता है मैम आपका? इसके अलावा हमारा बच्चों की शिक्षा के लिए और महिलाओं विधवाओं के लिए मेन है, विधवाओं के लिए उनका उत्थान हो, इस तरह के हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी हम लोगों का ये एग्जीबिशन और यही चल रहा है। राजसमंद दिल्ली हाईवे पर गुरुवार देर रात हाईवे पर पेट्रोलिंग करती पुलिस जीप में अचानक से आग लग गई। नेगड़िया टोल नाके के पास हुई इस दुर्घटना में पेट्रोलिंग टीम में मौजूद पुलिस का एक जवान जिंदा जल गया। इसके अलावा जीप में मौजूद 3 अन्य जवान गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका एक निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। यह हादसा कंटेनर और पुलिस की जीप की टक्कर के बाद हुआ है। घटना की जानकारी पर बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन तब तक एक जवान आग के हवाले हो चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की सहायता से आग से झुलसे 3 अन्य पुलिस जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद राजसमंद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। बॉडी जल गई गाड़ी आगे से। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड मामले की सुनवाई अब चित्तौड़ कोर्ट में होगी। आरोपी के माता पिता की अपील के बाद हाईकोर्ट ने दिए आदेश। पूर्व चेयरमैन शिवजी के बयान के बाद मौजूदा जनप्रतिनिधियों के उड़े होश, बताई पार्टी में ही विभीषणों की कारगुजारी। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं सरकारी शिक्षक, बेवजह प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। और उदयपुर में न हो जाए भरतपुर जैसा हादसा, दर्जनों वाटिकाएं और मैरिज होम पूर्ण रूप से नहीं है सुरक्षित। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।